नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। आज जैसा कि आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक टॉपिक लिख रखा है, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। टॉपिक है लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो आर्टिकल 315 से ही राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, बल्कि हम इसको आप दोस्तों ये लिख लें, संघ लोक सेवा आयोग लिख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया है। इस डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स हैं, उन 4 पिलर्स में से एक यूपीएससी भी है। फिर से देख लीजिए, एक पिलर है कैग, एक पिलर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक पिलर है आपका यूपीएससी और एक पिलर है ईसी इलेक्शन कमीशन। भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, ये 4 भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख पिलर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो लोक सेवा आयोग है वो भारतीय डेमोक्रेसी का एक आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, अब हम इसके संघ लोक सेवा आयोग की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई वह 1919 के भारत शासन अधिनियम, जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिनियम बनाए थे, जैसे मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा ही, मतलब 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और तब इसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये रहा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये आपका अनुच्छेद 315 से स्टार्ट हो जाता है और 323 तक है। ठीक है, 315 से स्टार्ट हो जाता है और 323 तक है। तो अनुच्छेद 315 को बताने से पहले मैं एक अनुच्छेद यहाँ पर स्पेशली आपके सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि नोट करके लिख लेंगे। 312 अनुच्छेद 312 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये राज्यसभा को विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249, मैं यहाँ 2 आर्टिकल को मैं डिफाइन कर देता हूँ, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ठीक है, तो 2 आर्टिकल के बारे में मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। 312 के बहाने मैं इसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 249 कहता है, अगर राज्यसभा, ध्यान से सुने, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। दैट इज क्लियर। ये अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 ये राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं जो राज्यसभा के पास हैं। एक्चुअली इसको और हम बात करें, जो संविधान की हम जानते हैं कि हमारे अनुसंविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों का हमने एक वीडियो में बता रखा है और उसको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। तो आप हमारे चैनल से जाकर के इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 12 अनुसूचियों में 7वीं जो सूची है, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची जिसको इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कहा जाता है, राज्य सूची जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है और तीसरा है समवर्ती सूची। तो हम ये जानते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडलों को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मंडल दोनों को है। अगर अब इसी को पकड़िए, यहाँ से दिमाग को अपने पकड़िए। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। जबकि ऐसा अगर नहीं है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? वह राज्य विधानमंडलों के पास है। ठीक है, तो एक स्पेशल अधिकार जो राज्यसभा के पास है वो ये अनुच्छेद 312 की बात कर लेते हैं। सेम कंडीशन, अगर राज्यसभा, मैं RS लिख रहा हूं, इसको आप समझ सकते हैं। अगर राज्यसभा, सेम कंडीशन दोस्तों, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद देश के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती। ठीक है, अगर अनुच्छेद 312 कहता है अगर राज्यसभा अपने यहाँ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हो गई जो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको समझने की। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। वो देखिए, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग, मैंने कहा ना कि इस आर्टिकल में ही लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग सबका वर्णन है। तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अब ये देखिए, अनुच्छेद 315 का एक आर्टिकल 315(1) इसमें है कि संघ के लिए, माने यूनियन के लिए, पूरे देश के लिए, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक,
इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 का एक में ही, अनुच्छेद 315 के एक में ही स्टेट के लिए, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। इसको हम कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 315 का एक। 315 के एक में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम अनुच्छेद 315 के 2 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट कर लेंगे? सुनिए, ध्यान सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। अनुच्छेद 315 का 2 कहता है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल अपने यहां प्रस्ताव पास कर दें तो संसद के प्रस्ताव के द्वारा उन राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया जा सकता है। फिर सुनिए, अनुच्छेद 315 का 2 कहता है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल अपने यहाँ से बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद से यह सिफारिश करें कि हम सभी राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अब इसको कॉन्सेप्ट समझिए। 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल, 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल, 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पास कर दें। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रस्ताव पास कर दें। और यह जो रिजोल्यूशन उन्होंने रखा, प्रस्ताव रखा, यह प्रस्ताव पास करके इन्होंने संसद के पास भेजा, तो संसद इन सभी राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेगी। क्लियर? फिर से रिकॉल कीजिए। अनुच्छेद 315 के 1 में, अनुच्छेद 315 के 1 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, और 315 के 1 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। 315 का 2 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पास करके यह प्रस्ताव रखें कि हमारे राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाए, तो संसद उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है? तो ये आप कॉपी कलम नोट करते चलिए, लिखते चलिए। आपकी पूरी कॉपी एक संविधान से भर जाएगी और एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हों, वनडे एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, या लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग में बैठ रहे हैं, तो आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। अब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 315 हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 316। आर्टिकल 316 में है सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की
नियुक्ति। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति। अब सदस्यों की नियुक्ति है तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की बात करेंगे। अब देखिए, अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो इनकी सदस्यों की नियुक्ति मतलब अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सेम वैसे अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहां पर वही सेम कंडीशन दोस्तों, याद करना आसान है। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं एकदम 10 होने ही चाहिए। यहां पर एक अध्यक्ष कर लीजिए, अधिक से अधिक 10 सदस्य हो सकते हैं। तो यहां राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर तो बात क्लियर हो गई। अगर यूपीएससी की बात करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल करता है। अगर एक कंडीशन और देखिए, अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन है, किया गया है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है तो उसमें जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर यू गेटिंग? ये दैट इज पूरा मामला आपको क्लियर होना चाहिए। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो वहां पर आप राज्यपाल को फिट बैठाएंगे, और अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो वहां पर राष्ट्रपति को बैठाएंगे। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करता है तो भी वहां पर आप राष्ट्रपति को बैठाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो है कोई योग्यता, संविधान में कुछ योग्यता का विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, संविधान में योग्यता का कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक लोक सेवा के, कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार, 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। ठीक है। योग्यता कम से कम 10 वर्ष तक, वैसे तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया, एक धारणा बन गई है कि कम से कम वह 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य कर चुका हो। ठीक है। तो ये रहा आगे कि ये टॉपिक नियुक्ति। ठीक है। और योग्यता, आगे चलते हैं। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो यूपीएससी की दशा में, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के उन सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बना सकता है, अगर यही स्टेट
एसपीएससी की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो यहाँ अधिकार किसके पास हो जाएगा? राज्यपाल जो होगा वह सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो यूपीएससी की बात करें तो राष्ट्रपति सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है, और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल किसी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे अब कार्यकाल। ये देखिए, कार्यकाल में अगर यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो यहाँ कार्यकाल 6 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवं 65 वर्ष। मतलब या तो वह कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका या फिर 65 वर्ष किया है पूरा कर चुका। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसको पद छोड़ना पड़ेगा। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, अगर हम एससी की बात करते हैं तो यहां पर 6 वर्ष 62 वर्ष, 62 ईयर्स। क्लियर? अगर हम जेपीएससी की बात करते हैं, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष 62 ईयर्स। क्लियर? 6 वर्ष 62 वर्ष, माने ज्वाइंट सेशन का भी कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कार्यकाल अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो 6 साल 65 वर्ष, राज्य की बात करें तो 6 वर्ष 62 वर्ष, ज्वाइंट की बात करें तो वहां भी 6 वर्ष 62 वर्ष। ठीक है, अब पद से हटाया जाना, मतलब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो एक तो ये कार्य करने में अगर अक्षम है तो स्वेच्छा से पद त्याग कर सकते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। दूसरा, कार्यकाल पूर्ण हो गया, अगर लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो वो 65 वर्ष किया या 6 वर्ष। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो 6 वर्ष 62 वर्ष, जिनमें से जो भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा वो अपने आप पद पर छोड़ देगा। लेकिन अगर इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह है कदाचार एवं असमर्थता। कदाचार एवं असमर्थता, जो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है वह है कदाचार एवं असमर्थता। ये देखिए, अब ये कदाचार और असमर्थता क्या है, पहले इसको बारे में बताता हूं मैं। पहले ये देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की बात कर रहे हैं, तो ये हटाने का अधिकार किसके पास है, इसको मैं समझाता हूं, राष्ट्रपति के पास है। ठीक। नंबर 2, अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें और यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की बात करें तो उनको कौन हटाता है? ध्यान दें कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ क्लियर बात समझनी चाहिए
कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के ही पास है। यहाँ क्लियर समझ लीजिएगा, यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल बेशक करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, वहाँ अध्यक्ष और सदस्य के हटाने की बात करें, तो वहाँ भी हटाने का अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास है। अब इसको चर्चा कर लेते हैं इस पर। ये ध्यान सुनिए, साबित कदाचार एवं असमर्थता जो है, इसकी जांच केवल उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, और ये पद से हटाया जाना राष्ट्रपति, ये मतलब ये उच्चतम न्यायालय की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और इस बात को अगर 143 की बात करें, अनुच्छेद 143 की बात करें, जिसमें राष्ट्रपति को परामर्श का अधिकार है, जिसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है, अगर वह इन मामलों में परामर्श मांगता है तो उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति को वह परामर्श मानना स्वीकार्य होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इन मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति को यह सलाह मानना बाध्यकारी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, अब ये रहा आपका ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे अब इसके कार्य क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है? तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य यही हैं कि परीक्षाएं, समय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराना और सरकार की सहायता के लिए अच्छे कुशल अधिकारियों को नियुक्त करना, ताकि ये अधिकारी अपनी योग्यता के बल पर सरकार को सहायता करें और जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बिल दोस्तों संसद से प्रस्ताव पास होता है वह एक शरीर का कंकाल मात्र होता है। उसमें हड्डी और रंग भरने का काम जो होता है वो ब्यूरोक्रेट करते हैं। ब्यूरोक्रेट, जिसको हिंदी में नौकर शाह कहते हैं, जो एग्ज़ाम के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के द्वारा जाते हैं और अपने कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य प्रमुख है सभी का कि समय से परीक्षाएं कराना और योग्य प्रशासकों की नियुक्ति करवाना, ठीक है। तो ये रहा आपका संघ लोक सेवा आयोग का संगठन, संरचना और कार्य, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमें लगता है कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी और ये क्लास समाप्त होती है। फिर हम आगे मिलेंगे आपके साथ वित्त आयोग को लेकर के, और 2-3 टॉपिक और हमारा पॉलिटी में है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, ये 3-4 और जो आयोग हैं इनको बता देना है। मैक्सिमम हमने संविधान पर चर्चा कर लिया है। अब आप क्रम से उठा करके सारी वीडियोज को पढ़िए, लिखिए, कापी पर पढ़िए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे आइए और अपने कमेंट कीजिए, उसका उत्तर आपको सही समय पर सही जगह से मिलेगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। जल्दी उस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा, आप उस क्वेश्चन को हल कीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे और